हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन इन कॉम विद निष्ठा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने किया था चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी का, जिसमें हम पढ़ रहे थे बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो ये सारा का सारा हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझाए थे। ठीक है, ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर किए थे। उसके बाद हमने किया था कंपैरिजन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनका मीनिंग होता है। वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव टू डू टुडे इज दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। देखो, देर आर मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इसको एक टेबल से मैं पहले समझा देती हूँ आपको। आपकी बुक में ही एक यहाँ टेबल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस टेबल को समझ लेते हैं पहले। देखो, बिजनेस जो है वो क्या होता है बेसिकली, मैंने अभी अभी आप पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि बिजनेस होता है जब आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप परचेज कर रहे हो गुड्स को और सेल कर रहे हो गुड्स को। ठीक है, और आपका मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज़ योर मेन मोटिव, इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ओके, तो आपका जब यहाँ मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है तो आपको उसको हम कहते हैं बिजनेस। बिजनेस 2 तरह की होते हैं, वन इज़ इंडस्ट्री एंड अदर इज़ कॉमर्स। इंडस्ट्री में कौन कौन से होते हैं, कॉमर्स में कौन कौन से होते हैं, अब उसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, देखो सी हो। ठीक है, ओके, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलो पहले ये देख लेते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, जितना भी हमारा गुड्स और मटेरियल्स हैं उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, और साथ में हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। हमारे सारे गुड्स को प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो दैट इज इंडस्ट्री। ओके, एंड कॉमर्स, कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इस एक्सचेंज को टेक प्लेस होने में, मतलब जो हमने मनी दिया और उसके बदले में हमने गुड्स परचेज किए, इस पूरे प्रोसेस में जो भी हमें फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो सेल एंड परचेज में हेल्प करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती हैं, वो आती हैं कॉमर्स में। फॉर एग्जांपल, अभी हम डिटेल में करेंगे, पहले मैं आपको इंडस्ट्री पढ़ा देती हूँ। ठीक है, कॉमर्स की जब टर्न आएगी तब हम कॉमर्स कर लेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, इंडस्ट्री इज इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ठीक है, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, योर रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके, मीन्स आपका जो रॉ मटेरियल है उसको आप गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हो, वी आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, कंज्यूम करने वाले गुड्स को। ठीक है, तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमारे जो फाइनल गुड्स हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस सी अगेन, इट सेज इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन। सो हेयर कन्वर्जन टेक्स प्लेस, किसका कन्वर्जन, ऑफ गुड्स इनटू यूजफुल रिसोर्सेज। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो बेसिकली इंडस्ट्री होती क्या है, देखो इंडस्ट्री क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी शुगर फर्म्स हैं। ठीक है, बहुत सारी शुगर फर्म्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सॉरी। ठीक है, दिस इज़ अ शुगर मिल, दिस इज़ अ शुगर मिल, दिस इज़ अ शुगर
फैक्ट्री, दिस इज़ अ शुगर फैक्ट्री, ठीक है। जब ये सारी फैक्ट्रीज एक साथ मिल जाएंगी तब हम इसको बोलेंगे शुगर इंडस्ट्री, इसको हम शुगर इंडस्ट्री के नाम से डिनोट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। तो जो भी फर्म्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी अलग अलग फर्म्स हैं, और जब ये सारी फर्म्स मिल जाती हैं तो वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, सो इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। जैसे भी बताया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। तो सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होगी, सारी फर्म्स, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कॉटन प्रोड्यूस कर रही हैं उसको हम बोलेंगे कॉटन इंडस्ट्री, ओके। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कौन सी होगी, जिसमें सारी फर्म्स इंक्लूडेड हैं ऑल टुगेदर, ठीक है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक गुड्स, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ फर्दर, जैसे बैंकिंग है, तो जितनी भी फर्म्स बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है उनको हम बोल देंगे बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और जितनी भी फर्म्स हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगी उनको हम बोल देंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से इंडस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, दोनों एक ही चीज़ हैं, ओके। नाउ इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस चार्ट, आप इधर देख लीजिए, इंडस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके अंडर 2 पार्ट्स आते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, चलिए। So what are primary industry? What is primary industry? Primary industry basically, what is it? It deals with all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants. ठीक है, इसका मतलब क्या है, they are concerned with the extraction एंड प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसको, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। तो इसको हम एक बार ही समझ लेते हैं। बेसिकली प्राइमरी है तो हम नेचुरल चीज़ों से डील करते हैं, आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, तो ये क्या है, नेचुरल चीज़ों से डील करेगी, ठीक है, नेचुरल चीज़ों से डील करेगी, जो नेचर से रिलेटेड है उससे डील करेगी, ओके। तो एक बार और देख लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री इट इज़ कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल माइनिंग, उसमें हम आयरन ओर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, फिशिंग है, ठीक है, तो उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। अब इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, 2 टाइप्स कौन कौन से आ जाते हैं, द फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, देखो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट, ये क्या करती है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सट्रैक्ट करती है। क्या एक्सट्रैक्ट करती है, ज़रा देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं किसको, एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं हमारे, उसमें से
एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोडक्ट्स हमें देती हैं, ठीक है, हम ये निकालते क्यों हैं, क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल बन जाता है। किस चीज़ के लिए? हमारी अलग अलग चीज़ों के लिए जो हम फैक्ट्रीज़ में या फर्म्स में प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टील है, आयरन ओर है, ये सारी चीज़ें हमें आगे प्रोसेस करने के बाद हम कुछ ना कुछ उनको यूज़ करते हैं कोई अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो हम बेसिकली करते क्या हैं, देखो, यस, सी हियर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल। तो बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देती है हमें, और वो हमें मिलता कहाँ से है? जोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है। एंड दे आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, इस एक्सट्रैक्टेड मटेरियल को, जो भी हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है प्रोडक्ट को, इसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, एक यूज़फुल गुड बना देती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको इतना? सो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फार्मिंग, माइनिंग, जहाँ पे हम खोद के निकालते हैं मिनरल्स को, ठीक है, हंटिंग, फिशिंग, ओके। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिशेज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, या माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग से हम अलग अलग मिनरल्स को निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से। किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सके टू मेक अदर यूज़फुल गुड्स, ठीक है। तो ये हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री का टाइप 1 एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री समझ आया, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी मतलब जो मैन मेड नहीं है। सबसे पहली चीज़ है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं या रिप्रोड्यूस करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड देन वी यूज़ इट एज अ रॉ मटेरियल टू ट्रांसफॉर्म इनटू अदर यूजफुल गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? दे प्ले विद द जीन्स। जेनेटिक नाम से ही समझ आ रहा है, जीन्स के साथ प्ले करती है मीन्स दीज आर एंगेज इन द ब्रीडिंग, देखो, इन द ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। तो वो प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाती है बेसिकली, ठीक है, ब्रीड करवाती है उनको ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, ओके, रिप्रोडक्शन हो सके, फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सके, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारा ये क्या नाम है इसका, जेनेटिक इंडस्ट्रीज है, तो वी आर प्लेइंग विद द जीन्स। हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे क्या है, सीड्स हो गई, नर्सरीज हो गई, ठीक है। दीज आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इन एडिशन और क्या होती है, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, फिश हैचरी। तो ये सब क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी तक कितना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार देखिए, इधर देखिए, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ये मैप आपको, ये चार्ट आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे हम समझते जाएंगे। बिजनेस क्या होती है, सबको पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और वो किस लिए होती है, सेल एंड परचेज करते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। अब उसमें सेकंड चीज़ है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडस्ट्री होती है, एक कॉमर्स होती है। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स हमारे बनाए जाते हैं उसमें, ठीक है। और कॉमर्स क्या होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ बने हैं उनको हम क्या करें,
उनको अलग अलग जगह पहुंचाएं। ये हमारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें सेल एंड परचेज ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती हैं। ठीक है, समझ आ गया। आगे देख लेते हैं कौन सा है। इंडस्ट्री में सबसे पहला टाइप है प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी जो कि डील करती है, किससे डील करती है? नेचुरल चीज़ों के साथ। उनको हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल थिंग्स, उनको प्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें दो टाइप्स है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। जेनेटिक मतलब जब हम जीन्स के साथ रिप्रोडक्शन करवाते हैं, प्लांट्स का, एनिमल्स का ब्रीडिंग करवाते हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है, पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और इसमें क्या आ जाती है? माइनिंग है, फिशिंग है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अभी तक यहाँ तक सारा क्लियर है। तो हमने क्या क्या कर लिया है? हमने कर लिया है, एक बार देख लेते हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्राइमरी कर लिया, एक्सट्रैक्टिव कर लिया, जेनेटिक कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी में दो टाइप्स होते हैं, देखो बच्चे, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने एक्सट्रैक्ट किया चीज़ें, ओके, जो रॉ मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया है या जीन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करवाया है, वही सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है? टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू गुड्स को बनाने में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो जो रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर ही है तो पेपर किससे बनता है? ट्रीज से बनता है, ट्रीज की बार्क से बनता है ना। तो अगर आपका ये जो पेपर है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो जो पेपर के लिए रॉ मटेरियल है, वुड है, वो कहाँ से आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा। ठीक है, वो भी हम ट्रीज में से लेते हैं या हम नेचर एनवायरनमेंट में से लेते हैं, तो एक्सट्रैक्टिव हो गया। समझ आ गया? क्लियर टू ऑल? इतना सबको समझ आ गया कि जो एक सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो लेती है वो नेचर या एनवायरनमेंट से ही तो लेगी, कहीं बाहर से तो नहीं लाएगी। आपके नेचर में ही सारी चीज़ें होंगी, तो वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक। या तो हम उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं और उनकी ग्रोथ करते हैं, या हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब जब हम इसकी बात कर रहे थे, देखो मैं इसकी बात कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, है ना। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है? अब ये जो रॉ मटेरियल है ये क्या होगा? मैन्युफैक्चर होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन। इसमें दो टाइप्स हैं, या तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं या कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में तो किसी तरह का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, सब पार्ट्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है? उसके 5 टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। तो इनको अब हम डिटेल में कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए। फाइन, तो इतना सबको समझ आ गया? ओके, ठीक है, लेट्स सी दिस नाउ। ओके, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं, these are concerned with using material which have already been extracted at the primary sector। मैंने आपको जस्ट अभी यही बताया कि ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं मटेरियल को जो प्राइमरी सेक्टर ने एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ने जो एक्सट्रैक्ट किए हैं वो सारा कौन यूज़ करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं। ठीक है, These industries process such materials to produce goods। तो उनको प्रोसेस करती हैं टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो फाइनल गुड्स जो बनते हैं कंजम्पशन के लिए,
उनको बनाती हैं प्रोसेस करके, ठीक है। और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो कई बार क्या बनते हैं, आपने देखा होगा जो कार्स हैं हमारी, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स ही हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स कैसे असेंबल होते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड है ना, बाकी अदर पार्ट्स हैं उसमें। कार के लिए भी आप देख लो, व्हील अलग होती है ना, उसकी स्टीयरिंग अलग होती है, सीट्स अलग होती है ना। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पहले अलग अलग मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर असेंबल होते हैं, ठीक है। तो जब ये अलग अलग मैन्युफैक्चर होंगे तो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में तो बनेंगे। पहले ये कहीं रॉ मटेरियल से आएंगे, ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा, वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक व्हील ही है, क्या होगा, रबर से बनेगी। रबर कहाँ से आएगा, ट्रीज से आएगा, पता है, ट्री से आएगा, है ना। तो यहाँ प्राइमरी स्टेज पे वो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट हो रही है, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, व्हील मैन्युफैक्चर हो रहा है। और जब व्हील मैन्युफैक्चर हो जाएगा फिर वो और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाएगी जहाँ पे सारे पार्ट्स होते हैं, और फिर हमारी जो कार है वो असेंबल हो जाती है, ठीक है। तो या तो वो इसी स्टेज पर, जो पहली स्टेज है सेकेंडरी की, वो इसी स्टेज पर फाइनल प्रोडक्ट बन गया। डायरेक्ट व्हील्स भी तो सेल होती है ना, तो या तो वो इसी स्टेज पर फाइनल प्रोडक्ट बन गया और वो सीधा चला गया मार्केट में लोगों के पास, ठीक है, वो सीधा चला गया मार्केट में लोगों के पास, ठीक है। या फिर वही जो चीज़ हमने बनाई है, गुड बनाया है, वो और दूसरी इंडस्ट्रीज में चला जाएगा आगे की प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। व्हील यहाँ बन के यहाँ आगे बेच दिया गया है फाइनल कंजम्पशन के लिए, लेकिन वो आगे भी जाएगा किस लिए, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो बाकी की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो उसको प्रोसेस करेंगी यहाँ पे और फिर फाइनल प्रोडक्ट एक दूसरा बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनेगी आपकी कार, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम, ओके। आई होप देर इज़ नो कन्फ्यूजन। अभी जितने भी कन्फ्यूजन है वो अभी हम दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ओके फाइन। सो दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, या फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में उनको भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आयरन ओर की जो माइनिंग की गई है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री करेगी, ठीक है। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयन्स इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो फर्दर रॉ आयन को, जो रॉ आयन है हमारे पास, उसको प्रोसेस करके जो स्टील बनता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील होती है, वो कहाँ होगी, वो होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। समझ आ गया सबको? इतना सबको क्लियर होना चाहिए कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल है जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं, वो सारा प्रोसेस होता है और न्यू प्रोडक्ट बन जाता है फॉर कंजम्पशन या फिर टू बी फर्दर प्रोसेस बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में दो तरह की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो मैंने आपको भी बताई थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री छोटी सी है, एक बार वो बता देती हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व्ड in the construction of buildings, dams, bridges, roads as well as tunnels। तो ये वाली जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन में डील करती है। कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की, ब्रिजेस की, डैम्स की, ठीक है, टनल्स की, कनाल्स की, रोड्स की, ओके। समझ आ गया? ये सिर्फ इसका काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें बहुत सारा आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, रॉ मटेरियल हमें और चीज़ें चाहिए, वो सारा का सारा हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से
मिल जाता है, ठीक है। ओके, सो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या है, इंजीनियरिंग स्किल्स होनी चाहिए और आर्किटेक्चरल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ठीक से वर्क कर सकती है, ठीक है। अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग और इसके जो पार्ट्स हैं ये कर लेते हैं। फाइन, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ समझिएगा ध्यान से, क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर इंडस्ट्रीज़ एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको प्रोसेस किया जाता है और उनसे गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़। ओके, दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो या तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, दैट वी कंज्यूम और यूज़ थ्रू द कन्वर्जन ऑफ, देखो क्या करते हैं, या तो वो डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना देते हैं, ठीक है, जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, और या क्या करते हैं, यूज़ थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश्ड मटेरियल्स इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। या वो क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल को या फिनिश्ड मटेरियल को कहाँ यूज़ कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहाँ हमारे गुड्स बन रहे हैं वो भी 4 तरह की होती है। फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फोर्थ इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन सब का एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। इसमें क्या होता है, इट एनालाइजेज, ये एनालाइज कर रही है, एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल में से अलग अलग चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेती है, सेपरेट कर लेती है, ठीक है। इसका एक एक एग्जांपल मैं आपको बाद में देती हूँ। ओके, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक प्रोडक्ट में कंबाइन करती है, ये होती है सिंथेटिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, ठीक है। इसके बाद आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अलग अलग स्टेजेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, फिनिश प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। जैसे हमारी शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, शुगर अलग अलग प्रोसेसेस से निकलता है, ठीक है। पहले एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, फिर जाके शुगर बनती है। सिमिलरली इट हैपन्स विद द पेपर इंडस्ट्री एज वेल। तो ये हो गई हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद देखो असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल कर देती है और एक प्रोडक्ट बना देती है, फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि आपकी एक कार ही हो गई, ठीक है, तो उसमें व्हील्स भी लगे हैं और स्टीयरिंग भी लगा है, यहाँ पे ग्लासेस भी लगे हैं, विंडोज़ भी लगे हैं, ठीक है, आपका अंदर इंजन भी है। तो अलग अलग, तो आप इसको कंप्यूटर भी इसका एक एग्जांपल है, टेलीविज़न है, कार है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। तो इसमें से आई होप असेंबलिंग इंडस्ट्री आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रही होगी, क्योंकि आपके लिए इसके एग्जांपल्स बहुत ईजी है या फिर डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी तरह की होती है, 4 टाइप्स की होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री पहले, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग और उसके बाद असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो असेंबलिंग याद रहेगा जिसमें अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करना है, ठीक है। प्रोसेसिंग याद रहेगा जो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है शुगर एंड पेपर, ठीक है। ओके, एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, उसके बाद एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल है, एंड दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। उसको अलग अलग मटेरियल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑयल कैसे निकाला जाता है,
ठीक है। सीड्स में से ऑयल निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, कैरोसिन है, ठीक है, या फिर डीजल है, पेट्रोल है, ये इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक है। एक ही चीज़ में से अलग अलग चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, दैट इज़ एनालिटिकल, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एनालाइज किया जाता है और सेपरेट किया जाता है, ठीक है। एनालिटिकल में क्या होगा, एनालाइज होगा और सेपरेट होगा, ये दो वर्ड्स याद रखने हैं, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एनालाइज एंड सेपरेट वन थिंग इनटू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका ऑयल रिफाइनरीज का, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें, फाइन। और लास्ट में हमारा जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक एनालिटिकल का बिल्कुल उल्टा है। एनालिटिकल में एक चीज़ से अलग अलग सेपरेशन करके, एनालाइज करके सेपरेट कर रहे हैं, और सिंथेटिक में क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों से मिक्स करके, मिक्सचर से। आप बोलोगे मैम असेंबली में भी तो यही कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को से एक चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें आप डिफरेंस क्या है, देखिए असेंबली में क्या है, अब जो फ़ोन है, जब आप फ़ोन बना रहे हैं तो फ़ोन का मदरबोर्ड अलग है, स्क्रीन अलग है, ठीक है, उसका कैमरा अलग है, उसके अंदर जब आप खोल के देखोगे तो वो सारी की सारी जो अलग अलग चीज़ें हमने असेंबल की हैं वो सारी एज इट इज़ निकलेंगी। कार का व्हील अलग करोगे तो व्हील निकलेगा, वो उसमें मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया गया है। लेकिन सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जो हम मिक्स कर देते हैं उन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आपके कोई सीमेंट ही है, तो सीमेंट कैसे बनाया जाता है, सीमेंट के अंदर अगर आपने पानी डाला है तो क्या उसको आप बाद में अलग कर सकते हो, नो, इट इज़ नॉट सेपरेबल, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो अलग अलग चीज़ें आपने जॉइन करके, मिक्स करके इसको बनाया है, आप वापस उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, सिंथेटिक में और असेंबलिंग में, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे मैन्युफैक्चरिंग के, ओके। एक बार फाइनल शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री है जिसमें से एक्सट्रैक्टिव होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में से, ठीक है। और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री जिसमें हम रिप्रोडक्शन कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जहाँ पे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, ये सब होते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल्स आए होते हैं हम उनको प्रोसेस करके फाइनल कंजम्पशन के लिए न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप एक न्यू फिनिश प्रोडक्ट बना देते हो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, प्रोसेस करके। अब वो 4 तरह की होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये अलग अलग तरह से चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं। कोई चीज़ एनालिटिकल से मैन्युफैक्चर होगी, कोई चीज़ सिंथेटिकल से मैन्युफैक्चर होगी, कुछ प्रोसेस से होगी और कुछ असेंबली से होगी, ठीक है। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग की टाइप्स है, ओके। जो नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो भी हमारा एक सेकेंडरी इंडस्ट्री है। फाइनली कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर हो गया, ओके। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं किसी को, देख लीजिए, ठीक है। प्राइमरी, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। तो ये हमारा हो गया है पूरा। इसमें इंडस्ट्री में हमारा टर्शरी इंडस्ट्रीज रह गया है, वो हम कर लेते हैं। ये इतना सा ही है टर्शरी इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम करेंगे कॉमर्स, जो हमें हेल्प करती हैं ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करवाने में, ठीक है, स्प्रेड करवाने में, ओके। चलिए, टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज, दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोड्यूसिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये जो टर्शरी इंडस्ट्रीज होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सपोर्ट सर्विसेज होती है, ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रेड, और ट्रेड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी हेल्प करती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी, तो ये हमें सर्विसेज देती है, कैसे? As business activities, these may be considered part of commerce because
एज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड। तो ये कॉमर्स का पार्ट भी है, दीज मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज क्या है, ये ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड है, मतलब हमें ट्रेडिंग में असिस्ट करती हैं। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या करती है, हमें ट्रेडिंग में असिस्ट करती हैं, तो ये कॉमर्स का भी एक पार्ट है, ठीक है, या ऑक्सिलियरी टू ट्रेडिंग है। ओके फाइन, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। These activities assist trade, okay? Included in this category are transport, banking, insurance, warehousing, communication, packaging, advertising. तो जब तक warehousing नहीं होगी हमारे goods कैसे timely पहुँचेंगे, communication नहीं होगा, ठीक है, या packaging नहीं होगी, advertisement नहीं होगी, तो हमारे goods अच्छा सेल परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो गुड्स टाइमली कैसे रीच करेंगे हमारे कस्टमर्स को। बैंकिंग नहीं होगी तो फाइनेंस कहाँ से होगा, इंश्योरेंस नहीं होगी तो रिस्क कहाँ से हमारा कम होगा, ठीक है। ओके, तो इसलिए ये जो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं या फिर ट्रेड में हेल्प करती हैं, तो ये ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड भी आप इनको कह सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। सो बेसिकली देखो, कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कॉमर्स में दो तरह की एक्टिविटीज़ आती है, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ट्रेड होता है जिसमें हम प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेडिंग। क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड, खरीदना और बेचना, ठीक है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल। लेकिन ये ट्रेड करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है ना। तो वो क्या होती है, वो सर्विसेज हमें देती है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, ठीक है, समझ आ गया। सिर्फ एक छोटा सा जो प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग, इस बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेड। और इस ट्रेड को रन करने के लिए, बाइंग और सेलिंग करने के लिए हमें कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, जो फैसिलिटीज़ हमें ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड प्रोवाइड करता है। ओके क्लियर, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, और ये इंक्लूड क्या करती है, यही जो मैंने यहाँ बताया, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, advertisement, packaging and warehousing. Commerce therefore includes both. तो commerce क्या include करता है, it includes trading as well as auxiliaries to trade. तो commerce is a larger term, commerce एक larger term है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, ट्रेड भी आता है और ट्रेड भी आता है और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेडिंग भी आता है। क्लियर, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं। कॉमर्स इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ऑक्सिलियरीज एज वेल, ठीक है। कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब बताओ, ये गुड्स आपके प्रोड्यूस हो गए हैं, ओके, आर गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन दिस इंडस्ट्री, ओके। अब ये जो गुड्स है, हाउ विल दे रीच आर कंज्यूमर्स, नाउ यू टेल मी, कंज्यूमर्स तक ये कैसे पहुंचेंगे। तो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कौन करता है, वो काम करता है हमारा कॉमर्स, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग का जो बीच में एक लिंक क्रिएट होता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और ये हमारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो एक लिंक लिंक बनाता है, मतलब ये बेचेंगे और ये खरीदेंगे, ठीक है, ये बेचेंगे इनको और ये खरीदेंगे इनसे गुड्स, तो इनके बीच का जो लिंक बनाता है वो होता है कॉमर्स। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती है जो हमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, हमने अभी अभी पढ़ा कि ये हमें बैंकिंग प्रोवाइड करता है, बैंकिंग है, बैंकिंग मतलब हमें फंड्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, अभी अभी हमने पढ़ा ना ऑक्सिलियरीज में। फिर ये हमें और क्या करेगा, एडवर्टाइजिंग करेगा, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाए और फिर कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे। ठीक है, फिर क्या करेगा, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करेगा ताकि हमारे कंज्यूमर्स तक टाइमली प्रोडक्ट्स जा सके। तो ये जो चीज़ें हैं कॉमर्स उसको हमारी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में जो गैप है उसको कवर कर देती है कॉमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, thus all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी hindrances को रिमूव करेंगी, हिंड्रेंसेस को रिमूव करेंगे। अब ये जो हिंड्रेंस है वो कौन कौन सी हो सकती है, देखो हमारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगी। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, पर्सन, प्लेस, कि भाई हमारी कौन सी जगह पे कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, टाइम, कंज्यूमर को इस टाइम पे प्रोडक्ट चाहिए, उस टाइम तक नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा, रिस्क, फाइनेंस। ठीक है, ये हमारी हिंड्रेंसेस हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। देखो हमारी ये प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, कॉमर्स। ठीक है, द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स इज रिमूव्ड बाय ट्रेड, thereby making goods available to consumers from the possession or ownership producers। तो producers के पास goods है, अब hindrance of person है कि भाई अब ये जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा, ये जाएगा consumers के पास। तो वो हमारा हेल्प कौन करेगा, कॉमर्स हेल्प करेगा। कौन करेगा, कॉमर्स हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट एक हमारी हिंड्रेंस है। देखो ज़रा, ट्रांसपोर्ट removes the hindrances of place by moving goods from the place of production to the markets for sale। अब हमारा एक हिंड्रेंस जो आता है, जो हमारी परेशानी आती है दूसरी, एक तो है पर्सन, मतलब बेचने के लिए हमें लोग चाहिए, तो वो है हमारे कंज्यूमर्स और वो हमें कॉमर्स से मिलेंगे। ठीक है, मतलब कॉमर्स हमारे उनके बीच में गैप कम कराएगा, हमें उनसे मिलवाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट दूसरा है हमारा, ट्रांसपोर्ट मतलब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। पर्सन हो गया, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस कैसे हटेगा, मतलब हमें टाइमली अपने गुड्स जो हैं, ये हमारे गुड्स हैं, वेयर हाउस में तो नहीं पड़े रहेंगे ना, हमें उनको टाइमली कंज्यूमर तक पहुंचाना है। ठीक है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, तो इनको कहाँ जाना है, कंज्यूमर के पास जाना है। ठीक है, सेल के लिए मार्केट में जाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा हिंड्रेंस दूर कर देता है प्लेस का। ओके, अगला देखो, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़। अब हमें इनको स्टोर भी करना है और वेयर हाउसेस की भी ज़रूरत है। क्यों है, वेयर हाउसेस होते हैं आपके गोदाम, वेयर हाउसेस की ज़रूरत क्यों है, वो हमारा रिमूव करेगा हिंड्रेंस ऑफ टाइम। मतलब आपने देखा होगा, आप लोग आजकल अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, कितने लोग है ना, प्राइम मेंबरशिप में आपको 1 डे डिलीवरी मिल जाती है। 1 डे डिलीवरी कैसे मिलती है, क्योंकि ये जो हमारा टाइम का हिंड्रेंस है वो कम हो जाता है। टाइम की जो प्रॉब्लम है वो कम कैसे होती है, क्योंकि उनके पास क्या है, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्टोर्स हैं एंड वेयर हाउसेज हैं। आपके घर के पास ही इनके पास स्टोर्स है, वेयर हाउसेज है और उसमें उनके पास स्टॉक है अपने आइटम्स, जिसकी वजह से वो एक ही दिन में आप तक डिलीवर कर पाते हैं चीज़ें। ओके, सो दिस स्टोर एंड वेयर हाउसेज होने की वजह से, अगर हमारे पास ये स्टोर एंड वेयर हाउसेज नहीं होंगे तो क्या होगा, स्टोर एंड वेयर हाउसेज नहीं होंगे तो क्या होगा, ये लोग आपको अपनी जगह पर 2 दिन में या 1 दिन में प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे सामान। मान लो आप दिल्ली में रहते हो और आप मुंबई से सामान मंगा रहे हो, तो आपका जो स्टोर है वो मुंबई में ही है, दिल्ली में है ही नहीं, तो क्या आपको यहाँ तक आने में टाइम नहीं लगेगा, दिल्ली तक सामान को लगेगा ना। तो इसलिए आपका जो स्टोर एंड वेयर हाउस का जो टाइम का जो हिंड्रेंस है वो कौन रिमूव करता है, कौन रिमूव करता है, टाइम का हिंड्रेंस आपका रिमूव करता है स्टोरेज एंड वेयर हाउस एक्टिविटीज़। ठीक है,
क्लियर हो गया, जिससे कि आपके पास टाइमली चीज़ें पहुंच जाएं, ज़्यादा टाइम में डिले ना हो। ठीक है, तो पहला हिंड्रेंस ऑफ पर्सन था, ये हमारा हो गया, ताकि हम पोजेशन जो है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। ठीक है, ट्रेडिंग करने से हम हिंड्रेंस ऑफ जो पर्सन है, जो हमें लोग नहीं मिलते हैं वो मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से हमें मिल जाता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हमारा रिमूव हो जाता है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग से हमारा हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिमूव हो जाता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। तो वो अपने स्टॉक्स जो हैं वो वेयर हाउसेज में होल्ड कर लेते हैं और बेचते तब हैं जब रिक्वायर्ड हो। ठीक है, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू अ रिस्क ऑफ लॉस। अब क्योंकि आपके ये जो गुड्स हैं ये वेयर हाउसेज में पड़े हुए सड़ रहे हैं, हो सकता है उनके लिए कोई ऑर्डर ना आए, या अगर वो इन ट्रांजिट है, व्हीकल में है, तो क्या हो सकता है वो एक रिस्क में है। कैसे रिस्क में? डैमेज, ठीक है, थेफ्ट हो सकती है, चोरी हो सकते हैं, फायर की वजह से जल सकते हैं, या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। इसीलिए हम क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? तो ये जो हिंड्रेंस है हमारा, इंश्योरेंस, हिंड्रेंस है हमारा रिस्क, रिस्क हमारी परेशानी है, रिस्क, ठीक है, हिंड्रेंस है, और उसको रिमूव कौन करता है? इंश्योरेंस रिमूव करता है। कौन करता है? इंश्योरेंस रिमूव्स द रिस्क फैक्टर। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, समझ आ गया? ओके, तो हमारे कौन कौन से ऑक्सिलरीज हैं हम ये पढ़ रहे हैं साथ में। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज एंड वेयर हाउस एक्टिविटीज़ हो गई, यहाँ पे हो गया हमारा इंश्योरेंस। ओके, ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं उनके लिए। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज़ इज प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अब ये ऊपर का सारा काम करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए, यू नीड मनी, यू नीड फाइनेंसेस। तो वो काम कौन करता है भाई, जल्दी से बताओ? वो काम करते हैं हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स। तो कंज्यूमर्स को गुड्स के बारे में कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजिंग से। आजकल तो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग होती है, तो आप सबको पता चल जाता है कि मार्केट में कौन सा न्यू प्रोडक्ट आया है ना। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो गैप को कवर कर देता है, नॉलेज को इन्हांस करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो हैंस ये सारा का सारा इंक्लूडेड है कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स इज सेट टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, प्लेस, प्लेस कैसे? ट्रांसपोर्ट से, टाइम कैसे? वेयर हाउसेज से, रिस्क कैसे? इंश्योरेंस से, फाइनेंस कैसे? बैंकिंग से, एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे? एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोसेस में, एक्सचेंज के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, हमारे इन हिंड्रेंसेस को रोक देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? ये हमने पढ़ा आपका ट्रेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमर्स। कॉमर्स में ही आती हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, और ये जो सेल एंड परचेज को हेल्प करती है, हमारी फैसिलिटीज़ देती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये दोनों मिला के हो जाता है हमारा कॉमर्स। ठीक है, अभी हमने कॉमर्स पढ़ा। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। यही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, यही सारी की सारी क्या है? हमारी ऑक्सिलरीज है। ठीक है, ओके, नाउ सी, यही पढ़ने वाले हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो हमें कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इन सब चीज़ों के लिए।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या करेंगे, हमारा टाइम का हिंड्रेंस दूर प्लेस का हिंड्रेंस दूर करेंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। इंश्योरेंस क्या करेगी, हमारा रिस्क का हिंड्रेंस दूर करने में हेल्प करेगी। वेयर हाउसिंग क्या करेंगे, हमारा टाइम का हिंड्रेंस दूर करने में हेल्प कर रही है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले लोग। अच्छा, वेयर हाउसिंग के बाद एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग हमें इन्फॉर्म करने में हेल्प करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। ओके, ये हम इनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, स्टिल वील जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ईदर फिजिकल और वर्चुअल। ट्रेड क्या होती है, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि गुड्स प्रोड्यूस्ड कहाँ चले जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है। आजकल जो गुड्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्व्स रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर्स। तो प्रोड्यूसर जो है वो एक एक कंज्यूमर तक अलग अलग तो रीच आउट नहीं कर सकता ना, इट कैन नॉट रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग। तो क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो कंज्यूमर्स को गुड्स अवेलेबल करा देते हैं। अगर ट्रेड नहीं होगा देन ऑल दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है इतने लार्ज स्केल पर जो चल रही हैं ये बंद हो जाएंगी, है ना। खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन द लार्ज स्केल विल स्टॉप। तो ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं हो रही है तो क्या होगा, इतना सारा जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया प्रोडक्ट्स का उसका यूज़ ही नहीं है ना। ओके, एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो असिस्ट करती हैं ट्रेड में उनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। क्यों इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो हमें हिंड्रेंसेस आएंगे, हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा फॉर एग्जांपल तो हमारे गुड्स को टाइमली दूसरी जगह पर पहुंचाया नहीं जा पाएगा। बैंकिंग नहीं होगी तो हमारे पास कैपिटल नहीं आएगा। इंश्योरेंस नहीं होगा तो हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, है ना। वेयर हाउसिंग नहीं होगी तो हम अपने गुड्स को टाइमली अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा नहीं पाएंगे। और एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन का कमी हो जाएगी कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे हैं ऑक्सिलरीज, ये इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का। अगर ऑक्सिलरीज नहीं होंगी तो ट्रेड भी नहीं हो पाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेज, ये बार बार मैं बता चुकी हूँ, अलग अलग हिंड्रेंसेज को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या करती है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, बैंकिंग क्या करती है, इंश्योरेंस क्या करती है। जस्ट इसको एक एक बार रीड कर लेना, इट्स वेरी इजी, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट मूवमेंट, फैसिलिटेट करती है, स्टोरेज करती है, फाइनेंसिंग करती है, रिस्क कवरेज। बस ये बार बार आई विल नॉट रिपीट इट, यही चीज़ लिखी है अगेन एंड अगेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज इन डिटेल में भी आई डोंट थिंक कि कुछ है इसमें, जब मैं एक बार ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दैट इज़ इट इज़ जस्ट गोइंग ऑन बीइंग रिपीटेड। देख लेते हैं फिर भी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस, ओके, इसमें इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो प्रोडक्शन है, देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो एक जगह पर की जाती है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर इंस्टेंस देखिए टी कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, असम में। गुजरात में क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन, ठीक है। जूट कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। टी इन असम, कॉटन इन गुजरात, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, शुगर इन यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स है इनको हम बाकी जगह तक कैसे पहुँचाएंगे, इनको कंजम्पशन के लिए पूरी कंट्री में कैसे भेजेंगे। तो ये जो ऑब्स्टैकल ऑफ प्लेस है दैट इज़ रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, जो रोड से होता है, रेल से होता है, कोस्टल शिपिंग से होता है,
ठीक है। और हम तीनों ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अपनी यूज़ करते हैं इसमें। और इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स के लिए एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटी, हमारी ये ऑक्सिलरीज में आ जाती हैं। ठीक है, इजी है ना, कि गुड्स हमारी एक जगह प्रोड्यूस हो रही है, उनको बाकी की कंट्री में भेजना है तो कैसे भेजेंगे, ट्रांसपोर्टेशन से भेजेंगे। ओके। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या है, फंड्स आपको चाहिए असेट्स के लिए, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए, बाकी के एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी लेंड कर देते हैं, आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, लोन दे देते हैं, एडवांसेस दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द टास्क ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंसेस। अंडरटेकिंग, कलेक्शन ऑफ चेक हो जाता है, आपको फंड्स मिल जाते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो जाती है। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड में कलेक्टिंग ऑफ मनी फ्रॉम एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, ये काम भी आपका बैंक ही करता है। ठीक है, ओके, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, आपके रिस्क की वजह से फैक्ट्री, बिल्डिंग में आग लग गई, मशीनरी, फर्नीचर, इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए फायर से, थेफ्ट से। ठीक है, मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और ट्रांजिट, अगर या तो स्टॉक में है या ट्रांजिट में है, उनको रिस्क है। ठीक है, तो इसलिए हम रिस्क ऑफ एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल हजार्ड की वजह से हम इनका इंश्योरेंस ले लेते हैं, और उसकी वजह से हमें एक नॉमिनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, और हमारा अगर रिस्क कुछ डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पूरा का पूरा रिकवर करके देती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अगला जो है वेयर हाउसिंग, वो क्या करता है, हमारी गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमिडिएटली। जो गुड्स हैं जैसे ही वो बन जाते हैं उसी समय वो बेचे नहीं जाते, बन के तो तैयार हो गए लेकिन उनको बेचने में, सेल करने में इट टेक्स टाइम। ठीक है, अब उतनी देर वो गुड्स कहाँ रहेंगे, दे विल बी स्टोर्ड। कहाँ स्टोर किया जाएगा हमारा स्टॉक, इन द वेयर हाउसेज। ठीक है, स्टोरेज प्लेसेस। ओके, देख लीजिए एक बार, दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ गुड्स, वेयर हाउसिंग, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज खत्म हो जाता है, जब चाहिए होता है तब मिल जाता है, प्राइजेज मेंटेन करने के लिए एट रीजनेबल लेवल्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कम टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बताती है कि दिस इज़ द न्यू प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन लॉन्च इन द मार्केट। टीवी पे इतनी एड्स आती हैं, है ना, सौंदर्य साबुन निरमा की ऐड आती है, विवेल की ऐड आती है ना, गोदरेज सोप की ऐड आती है, लक्स की ऐड आती है, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में कितने वैरायटी ऑफ सोप्स हैं। ऐसे ही ताज टी की ऐड आएगी, है ना, और अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऐड आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं। एंड ओनली आफ्टर दैट द people, the consumers purchase, they are motivated to recognize your product। ठीक है, सो प्रोमोटिंग होती है ये बेसिकली ताकि हमारी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। ठीक है, इम्पॉसिबल है प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स को एक दूसरे से कांटेक्ट करना, तो इसीलिए अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए दे डू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी करते हैं, आपको डिस्काउंट्स दे देंगे। ठीक है, प्राइजेस कम कर देंगे या फिर ऑफर्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारी एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज़ लेफ्ट इन दिस चैप्टर नाउ, लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रॉफिट अर्निंग तो हमने किया ही है, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क, कितने तरह के रिस्क होते हैं, रिस्क का नेचर क्या होता है। ठीक है, कॉज क्या होती है रिस्क का, बिजनेस रिस्क का, एंड देन स्टार्टिंग अ बिजनेस, उसके बेसिक फैक्टर्स, मतलब अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक बच गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में
कवर करेंगे एंड योर लेसन विल बी ओवर. ठीक है. स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिक फैक्टर्स करेंगे, बिजनेस रिस्क एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस करेंगे. ठीक है. ओके. ठीक है. सो आई होप इतना सभी को समझ आ गया है. जो आज हमने किया, हमने सारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कर ली हैं. ठीक है. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एक बार दोबारा उस चार्ट पे चलते हैं तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा. ये जितना भी चार्ट है ये आज हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में. ठीक है. ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड हो गया है. ट्रेड कितनी तरह का होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल, ओके, ये हमें डिटेल में हम करेंगे बाद में आने वाले चैप्टर्स में. ठीक है. दो तरह के होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, एंट्री पोर्ट होता है. ठीक है. ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड कौन से होते हैं ये हमने पढ़ लिया है. ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक है. क्लियर हो गया सभी को? So I hope it is very clear to all of you. Thank you so much for watching my video. If you liked the video, please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you.